तो भाई अभी मैंने हाल ही में एक मूवी देखी जिसका नाम है फ्रॉम डस्क टिल डॉन, जो कि 1996 में आई एक एक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये एक कल्ट क्लासिक हॉरर मूवी है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रॉबर्ट रॉड्रिगज ने। मूवी काफी मजेदार है और यहाँ पर सलमा हायक भी इस मूवी के अंदर है, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। और भाई मैंने हाल ही में एक्सप्लेन किया है यहाँ पर एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी एमिटेबल हॉरर को, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी के काफी सारे सीक्वल्स और वीडियो गेम्स और सीरीज वगैरह आ रखी है, तो अगर आपको ये मूवी अच्छी लगती है तो आप मुझे बताना, मैं इसके आने वाले सीक्वल्स को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर एज़टेक टेम्पल के बारे में बात करी गई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को 10,000 लाइक्स दे दो अगले सीक्वल के लिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक शॉप सीन को दिखाते हुए होती है, जिसके अंदर एल नाम का एक ऑफिसर एंटर करता है और शॉप के ओनर पीट से कन्वर्सेशन करने लगता है कि आज 2 रॉबर्स ने एक बैंक को लूट लिया और हादसे के टाइम शूट आउट में कुछ पुलिस वालों की जान भी चली गई। फर्दर एल ये बताता है कि रॉबर्स ने एक ग्लोरिया नाम की वुमेन को किडनैप भी कर लिया है। ये कहकर एल वॉशरूम चला जाता है और तभी वहां से दोनों रॉबर्स यानी कि सेथ और रिकी निकलते हैं और चुपके से पीट के सामने काउंटर पर आ जाते हैं। उनके साथ यहाँ पर 2 हॉस्टेजेस भी रहती हैं जिन्हें उन्होंने पुलिस से बचने के लिए पकड़ा हुआ था। वो पीट को कहते हैं कि पुलिस को यहाँ से जल्दी भगाओ और वापस शॉप में अंदर की तरफ जाकर वो छुप जाते हैं। अब एल वॉशरूम से बाहर आता है और काउंटर पर पेमेंट करने के लिए जाता है कि रिकी उसको गोली मार देता है। ये देखकर शॉपकीपर पीट बहुत गुस्सा हो जाता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन रिकी उसको भी गोली मार देता है और सेथ उसके साथ में ये बहस करता है कि वहाँ पर बैंक के अंदर भी उसने ऐसे ही बिना मतलब पुलिस वालों को मार दिया था। अब यहाँ पर पीट मरा नहीं होता और वो नीचे से गन लेकर उठता है और वहां पर फायरिंग शुरू हो जाती है। शूट आउट में रिकी को हाथ में गोली लग जाती है, जिससे कि उसको काफी दर्द होता है। सेथ वहां पर रखी हुई बियर की बोतल्स को शूट करता है, जिससे पीटर के ऊपर पूरी बियर गिर जाती है और वो भीग जाता है। फिर सेथ यहाँ पर टिश्यू पेपर में आग लगाकर उसकी फायर बॉल बनाता है और उसे पीटर के ऊपर फेंक देता है, जिसके अंदर उसमें आग लग जाती है और पूरी तरह से जल जाता है। अब वो दोनों ही वहां से जल्दी से बाहर निकलते हैं और आग वहां पर फैल जाती है, जिससे पूरा स्टोर जल जाता है। अब दोनों भाई सेथ और रिकी एक मोटल रूम में जाते हैं, जहां पर उनके साथ उनकी हॉस्टेज ग्लोरिया भी होती है। दोनों को इलीगली मैक्सिको जाना था, जिसमें ग्लोरिया उनकी हेल्प करने वाली थी। सेथ यहाँ पर अब ग्लोरिया को धमकी देता है कि अगर उसने चालाकी करी या फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो वो उसकी भी जान ले लेंगे, और ये कहकर वो रिकी के लिए दवाई लेने चला जाता है। फिर हमें एक फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर जेकब नाम का आदमी अपने 2 बच्चों यानी कि कैथरीन और स्कॉट के साथ लंच कर रहा होता है, जिसको हम केट भी बोल सकते हैं, और उन्हें भी मैक्सिको जाना होता है। जेकब ने रिसेंटली ही अपनी वाइफ को खो दिया था, इसलिए वो काफी डिप्रेस्ड रहता था और बच्चों के साथ हॉलीडे पर मैक्सिको जाने वाला था। सेथ यहाँ पर दवाई और खाना लेकर वापस आता है और रूम में रिकी अकेला बैठा होता है। अब सेथ वहाँ पर ये देखता है कि ग्लोरिया तो वहाँ पर है ही नहीं, तो वो अंदर रूम में जाता है और वहाँ पर ग्लोरिया की डेड बॉडी रहती है। सेथ अब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रिकी को डांटने लगता है कि उसकी वजह से अब वो लोग मैक्सिको नहीं जा पाएंगे। बेसिकली ग्लोरिया यहाँ पर उस बैंक की क्लर्क थी जहाँ पर उन्होंने चोरी वगैरह करी थी। अब जेकब और उसके बच्चे भी सेम मोटल के अंदर रुके हुए थे, जिसके अंदर सेथ और रिकी थे। रिकी अब जेकब के रूम में जाता है और उससे आइसक्रीम मांगने लगता है। जेकब यहाँ पर आइसक्रीम लेने जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सेथ आ जाता है और उसे मुक्का मारकर उसको गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। सेथ यहाँ पर जेकब को कहता है कि वो इन दोनों को मैक्सिको जाने में मदद करे, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। तो अब यहाँ पर सेथ और रिकी जेकब के साथ मैक्सिको जा रहे होते हैं। वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर मैक्सिको पहुंच जाते हैं और वहां पर सेथ का दोस्त कार्लोस उनको टिटी ट्विस्टर नाम के एक बार में रुकने को बोलता है। वो लोग वहीं पर रहते हैं और सेथ जेकब से ये कहता है कि जब उनका दोस्त कार्लोस आएगा तभी वो उन्हें जाने देगा, और जब तक कार्लोस यहाँ पर नहीं आएगा उनको वहीं पर रुकना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर जेकब के साथ में उसके बच्चे भी थे। फिर सभी लोग पब के अंदर जाते हैं और वहां पर सेथ का गार्ड से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, लेकिन सेथ ये सब संभाल लेता है। अंदर में पब का एक आदमी सेथ को जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये पब सिर्फ बस और ट्रक ड्राइवर्स के लिए था। सेथ उसका भी काम तमाम करने वाला रहता है, लेकिन वहां पर मौके पर जेकब आकर अपना लाइसेंस दिखा देता है और बोलता है कि वो लोग भी बस ड्राइवर हैं। फिर उनके बीच में सिचुएशन कंट्रोल होने लगती है। अब उसके बाद में वो सभी लोग टेबल पर बैठे ही होते हैं कि बाहर से गार्ड लोग अंदर आ जाते हैं और पब में सबको ये बोलते हैं कि सेथ और रिकी ने उनको बहुत मारा और जबरदस्ती पब के अंदर घुस गए। ये सुनकर सभी लोग अग्रेसिव हो जाते हैं और वहां का मेन गार्ड रिकी के हाथ में वहीं पर चाकू घुस
घुसा देता है जहाँ पर उसे गोली लगी हुई थी। फिर अचानक से ही वहाँ की बार डांसर जो होती हैं वो धीरे धीरे वैम्पायर्स में बदलने लगती हैं और सबको मारने लगती हैं। अब एक वैम्पायर रिकी को काट लेता है और वहाँ पर उन सब के बीच में दो लोग हमको दिखाई देते हैं जिनके नाम यहाँ पर फ्रॉस्ट और मशीन होता है, और वो सारे वैम्पायर्स को काफी मारते हैं। कुछ वैम्पायर्स को आग भी लगा देते हैं और उनको मारते हैं। एक वैम्पायर कैथरीन पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो उसके मुंह पर होली क्रॉस रख देती है जिससे वो जल जाता है और मारा जाता है। सेथ अब ये देखता है कि उसका भाई रिकी मर चुका है और वो बहुत ही बुरा फील करता है, पर तभी अचानक से रिकी उठ जाता है और वो भी वैम्पायर बन चुका था। सेथ उससे बात करने की कोशिश करता है मगर उसको कोई भी फायदा नहीं होता और आखिर में सेथ को उसे भी मारना पड़ता है, जिसके बाद में सेथ काफी बुरा फील करता है और ड्रिंक पीने लगता है। अब तभी वहां पर बाहर से बैट्स की आवाज आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर्स थे, और अगर वो बैट्स बार के अंदर घुस गए तो वो भी वैम्पायर बन जाएंगे, इसलिए ये लोग बार को अंदर से अच्छे से लॉक कर देते हैं। तभी वहां पर एक इंजर्ड वैम्पायर कैथरीन पर अटैक कर देता है और वो उसे काटने ही वाला होता है कि तभी वहां पर मशीन आ जाता है और उसको भी मार देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरा वैम्पायर वहीं पर मशीन को काट लेता है और ये बात किसी को भी नहीं पता होती। फिर मशीन धीरे धीरे वैम्पायर बनने लगता है और फुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो चुपके से फ्रॉस्ट के पीछे जाता है और उसको भी काटने लगता है। तभी जेकब और सेथ यहाँ पर मशीन को मारने के लिए भागते हैं, लेकिन मशीन यहाँ पर जेकब को भी काट लेता है। मशीन अब फिर से फ्रॉस्ट पर अटैक करता है, लेकिन फ्रॉस्ट उसको उठाकर गेट के बाहर फेंक देता है जिससे कि गेट खुल जाता है और सारे बैट्स अंदर आ जाते हैं। अब तक फ्रॉस्ट भी वैम्पायर बन चुका होता है, लेकिन अब तक सेथ, कैथरीन और स्कॉट वहां से भागकर एक सीक्रेट रूम में चले जाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। अब वहां पर रूम के अंदर कैथरीन ये बोलती है कि जेकब को उन लोगों ने बाहर ही छोड़ दिया, जिस पर सेथ ये कहता है कि जेकब को वैम्पायर्स ने काट लिया है और वो कभी भी वैम्पायर बन सकता है, जिससे कि उन लोगों को खतरा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेकब अभी तक वैम्पायर नहीं बना है। वो अपने वुंड को टाई कर गन और एक डंडे के यूज से उसको होली क्रॉस बना लेता है और उसको लेकर सामने आ जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो जेकब है ना वो एक प्रीस्ट हुआ करता था, जिसकी वजह से उसको इन सब की नॉलेज है। खैर वैम्पायर्स क्रॉस की वजह से उससे दूर रहते हैं और जेकब धीरे धीरे उस सीक्रेट रूम के अंदर आ जाता है। अब वहाँ रूम के अंदर जेकब अपने बच्चों से मिलता है, जहाँ पर वो सेथ को ये कहता है कि वो लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएं। वो ये भी कहता है कि जैसे ही वो वैम्पायर में तब्दील हो वो लोग उसको मार दें। अब सेथ और दोनों बच्चे वहाँ पर पड़ी हुई चीजों से हथियार बनाते हैं और फाइनली चारों लोग उस रूम से बाहर निकलते हैं। जेकब क्रॉस लेकर सबसे आगे चलता है और वैम्पायर सामने से रास्ता खाली करते जाते हैं। वहाँ पर अब वैम्पायर्स बस मौका देखते हैं और धीरे धीरे अटैक करना शुरू करते हैं। सभी लोग वहाँ पर ब्रेवली रिटेलिएट करते हैं। थोड़ी देर के बाद में एक वैम्पायर बहुत बड़े से वियर्ड क्रीचर में बदल जाता है जो कि काफी डरावना दिखता है, जिसके बाद में वो सेथ पर अटैक कर देता है, पर सेथ उसे मारकर आग में फेंक देता है और कैथरीन भी उसको मार देती है। अब कुछ वैम्पायर्स जेकब की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो ये देख लेते हैं कि जेकब भी अब उनके जैसा बन रहा है। फिर जेकब पूरी तरह से वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद जेकब अपने ही बेटे स्कॉट को काट लेता है, लेकिन स्कॉट हिम्मत रखकर अपने वैम्पायर डैड पर गोली चला देता है। तभी दूसरे वैम्पायर्स आते हैं और स्कॉट को काट लेते हैं। कैथरीन ये सब देख लेती है और स्कॉट उससे ये कहता है कि वो गोली चलाए और स्कॉट को मार दे। कैथरीन बहुत ही ज्यादा सैड होकर अपने भाई को जान से मार देती है। अब वहां पर सेथ और कैथरीन ही बचे हुए थे और चारों तरफ वैम्पायर्स होते हैं। तभी वहां पर दीवार के अंदर होल से सनरेज आती हैं और हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है, लेकिन वैम्पायर्स को मारने के लिए गेट खोलना पड़ता ताकि सनरेज अंदर अच्छे से आ पाएं। तभी बाहर से कार्लोस आ जाता है और सेथ उससे ये कहता है कि वो जल्दी से दरवाजा तोड़ दे। कार्लोस ऐसा ही करता है और सनरेज से वैम्पायर्स मारे जाते हैं। सेथ और कैथरीन वहां से जल्दी बाहर भागते हैं। अब पब के बाहर सेथ बहुत परेशान होता है और वो कार्लोस को कहता है कि उसका भाई रिक्की मारा गया और ये लड़की कैथरीन यहाँ पर बची हुई है जो कि अनाथ हो गई है, क्योंकि उसके भी सारे लोग मारे गए हैं, यानी कि उसका भाई और उसके पिता। अब कैथरीन यहाँ पर सेथ के साथ जाना चाहती थी, लेकिन सेथ उसको मना कर देता है। सेथ अब यहाँ पर कैथरीन को कुछ पैसे दे देता है और चले जाने को बोलता है, लेकिन कैथरीन ये बोलती है कि उसे उसके साथ जाना है। सेथ ये बोलता है कि उसका काम बहुत ही डेंजरस है और अनसेफ है। सेथ यहाँ पर ये बोलता है कि उसका काम बहुत ही डेंजरस है और अनसेफ है, जिसके बाद सेथ कार्लोस के साथ चले जाता है और कैथरीन एक बस पकड़कर कहीं और चली जाती है। और मूवी के अंत में हमको ये पता चलता है कि ये जो पब है वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर एक एज़टेक टेम्पल का टॉप लेवल है, यानी कि 8th लेवल। यानी कि यहाँ पर पक्का ये वैम्पायर्स लोग जो हैं वो अपने डीटीज की यहाँ पर पूजा वगैरह करा करते होंगे। यानी कि मुझे लगता है कि इनका जो बॉस है वो कोई और ही है। और यहाँ पर रिक्की को काटने वाली जो वैम्पायर होती है वो सैंता निको होती है, जिसका रोल यहाँ पर सलमा हायक ने निभाया है। और बूम,
ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रॉम डस्क टिल डॉन मूवी की कहानी, जो कि एक अमेरिकन एक्शन हॉरर मूवी है। ये काफी लाइट सी एक्शन हॉरर मूवी है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मुझे इस टाइप की जो मूवीज होती हैं वो थोड़ी बहुत बढ़िया लगती हैं। यहाँ पर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस वगैरह काफी बढ़िया होता है और फाइनेंशियली इस मूवी ने काफी अच्छा किया था बॉक्स ऑफिस पर, यानी कि ये एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस रही थी। इसके बाद में इसके काफी सारे सीक्वल्स, वीडियो गेम्स वगैरह वगैरह बने हुए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आई है तो आप बता देना, मैं इसके बाकी पार्ट्स को भी लेकर आ जाऊंगा। फटाफट 10,000 लाइक्स कर देना ताकि इसके सीक्वल को मैं लेकर आऊंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे